स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। इसमें हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे जाति व्यवस्था के बारे में। जाति व्यवस्था में इसमें परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हो सकते हैं। ऐसे कौन से कारक या कारण हैं जिसकी वजह से भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है। जाति व्यवस्था की जो अवधारणा है, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषता, ये सब कुछ हम फर्स्ट ईयर आपके जो फर्स्ट पेपर है उसमें पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम भारत में जाति व्यवस्था की स्थिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। जैसे कि पहला कारक है औद्योगिकरण का प्रभाव, शिक्षा का प्रभाव, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव, धन का बढ़ता प्रभाव, यातायात व संचार के साधनों का प्रभाव, स्वतंत्रता आंदोलन, धार्मिक और सामाजिक आंदोलन, प्रजातंत्र का प्रभाव, नवीन व्यवसाय का प्रभाव, जातीय पंचायतों की समाप्ति, संयुक्त परिवार का विघटन हो जाना और नवीन कानूनों का प्रभाव, ये इसके मुख्य कारक हो सकते हैं जिसकी वजह से जाति व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है। लेकिन जाति व्यवस्था में परिवर्तन आने के बाद भारत में जाति व्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है, तो हम देखेंगे कि जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों को सदैव श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है। लेकिन आज व्यक्तिगत गुणों के महत्वपूर्ण होने से निम्न जाति के लोग भी उच्च स्थान प्राप्त कर रहे हैं। आज योग्यता को महत्व दिया जा रहा है। धार्मिक अनुष्ठान का महत्व बहुत बढ़ गया है। नगरों में इसका जो महत्व है वो कम हो गया है। इस कारण ब्राह्मण वर्ग जो कभी सर्वोच्च स्थान पर था, आज अपने प्रभुत्व को खोता जा रहा है और ये जाति की परिवर्तनशीलता का परिणाम कहा जा सकता है। जाति व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस प्रकार का इस संसरण या स्तरीकरण भी हमें दिखाई देता है। लेकिन आज निम्न जाति भी शिक्षा, व्यवसाय, धन के प्रभाव के कारण स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगी हो और इस कारण जातीय संसरण में परिवर्तन आ गया है। आज किसी को ऊंचा या नीचा जाति के आधार पर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को दूसरों से ऊंचा मानता है। एक परिवर्तन हमें दिखाई देता है दलित जाति की स्थिति में परिवर्तन। जाति व्यवस्था में दलित या अस्पृश्य जातियों को अनेक अधिकारों से वंचित रखा गया था। उन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। धार्मिक और सामाजिक निर्योग्यताएं लागू की गई थी, जिसके कारण वे समाज में निम्न स्थान पाते थे। भारतीय संविधान में उनको अनेक अधिकार दिए गए हैं, जिससे सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक दृष्टि से नौकरी, व्यवसाय आदि में हमने उन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान की हैं। सार्वजनिक पूजा स्थल पर जाना, विद्यालय में प्रवेश आदि अधिकार मिलने लगे हैं और अनेक प्रकार की निर्योग्यताएं उन पर से हट गई हैं और उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। इसके अलावा प्राचीन समय में सभी जातियों के अलग अलग पेशे थे। आज कोई व्यक्ति किसी भी पेशे का चयन अपनी योग्यता के आधार पर कर सकता है। शिक्षा, तकनीकी ज्ञान के प्रभाव ने निम्न जाति को भी इंजीनियरिंग, डॉक्टर, प्रशासनिक अधिकारी का चयन करने की स्वतंत्रता दी है, छूट दी है। शूद्रों की आर्थिक स्थिति भी आज बहुत बदल गई है। सरकारी नौकरी आज निम्न वर्ग के लिए आरक्षित है और इस प्रकार किसी विशेष जाति के लिए विशेष व्यवसाय का निर्धारण अब आवश्यक नहीं बल्कि ऐच्छिक सा हो गया है। खान पान संबंधी कुछ प्रतिबंधों में भी हमें शिथिलता नजर आने लग रही है। नगरीकरण के प्रभाव के कारण खाने पीने के प्रतिबंध शिथिल हो रहे हैं। जैसे पहले रसोई के बाहर कच्चा खाना खाया जाना बहुत वर्जित था और शाकाहारी, मांसाहारी भोजन के भी नियम थे। लेकिन आज जब व्यक्ति नौकरी पेशे के कारण सुबह के बाद रात्रि में ही घर वापस आता है, तो सारा दिन उसका भोजन आदि बाहर ही पूरा होता है, जहाँ किसी प्रकार के नियम का निर्वाह संभव ही नहीं हो पाता। और इसीलिए किसी भी जाति के व्यक्ति के भोजन बनाने वाले होते हैं और खाना भी विभिन्न प्रकार का एक साथ ही बनता रहता है। तो भोजन संबंधी प्रतिबंधों में बहुत ही ढिलाई या फिर हम कह सकते हैं कि कम हो गया है। शिक्षा के प्रसार ने भी तार्किकता को बहुत बढ़ावा दिया है। साथ ही पौष्टिक भोजन को महत्व दिया जाने लगा है। कच्चे, पके, शाकाहारी, मांसाहारी भोजन संबंधी सभी प्रकार के प्रतिबंधों में अब हमें परिवर्तन देखने को मिलता है।
जाति व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता थी जन्म का महत्व होना, और जन्म के आधार पर ही व्यक्ति की स्थिति निर्धारित होती थी। जैसे ब्राह्मण परिवार में जन्मा व्यक्ति ही सर्वोच्च माना जाता है, लेकिन शिक्षा के प्रचार ने इसमें परिवर्तन किया। आज के समय में योग्य, कुशल, सक्षम व्यक्ति श्रेष्ठ है, भले ही वो किसी भी जाति का हो। इस तरह जन्म की महत्ता का ह्रास हो रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। जाति की एक बहुत बड़ी विशेषता थी अपनी ही जाति में विवाह करना, जिसमें उल्लंघन के फलस्वरूप व्यक्ति की जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था। लेकिन आज इस संबंध में भी शिथिलता आने लगी है। अब विवाह दूसरी जाति में किया जा सकता है, जिसमें पंचायत भी कुछ भी नहीं कर सकती है। इसी तरीके से विधवा विवाह, विवाह विच्छेद, देर से विवाह, सभी को समाज की बदलती परिस्थितियों में प्रोत्साहन मिल रहा है। पहले जिन व्यक्तियों के पास शक्ति थी वही आदर्श थे। उच्च जातियों का अनुकरण शेष जातियों को करना अनिवार्य था, लेकिन आज इस स्थिति को बदला गया है। विभिन्न जातियों ने राष्ट्रीय या प्रांतीय स्तर पर अपने अपने संगठन बना लिए हैं, जो अपने हितों की रक्षा करने में समर्थ हैं। अतः अब किसी जाति विशेष का अनुकरण करना, उसे सम्मान और आदर्शात्मक स्थिति प्रदान करना कम हो गया है। इसका स्थान जातीय समितियों ने ले लिया। वर्तमान समय में जातियों के संबंध में भी हमें कुछ बदलाव दिखाई देते हैं। जजमानी प्रथा का टूटना इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। राजनीतिकरण, प्रजातंत्रीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि के परिणाम स्वरूप जाति के नवीन संबंधों की उत्पत्ति हुई। पंचायतों के चुनाव ने व्यक्तियों में समानता का भाव भर दिया। इसी से आज कोई जाति किसी पर आश्रित नहीं है और परस्पर जाति व्यवस्था में बहुत परिवर्तन या बदलाव सा हो गया है। ठीक इसी तरीके से हम देखें तो वर्तमान जाति व्यवस्था अनेक रूपों में अनेक कारणों से बदल गई है। क्यों? क्या जाति व्यवस्था एक नई व्यवस्था का रूप ले रही है, जिसे वर्ग व्यवस्था का नाम हमें दे देना चाहिए? ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए पहले हमें जाति की जो विशेषता है उसका पुनरावलोकन करना होगा। जाति की मुख्य विशेषताएं जैसे जन्म का महत्व है, जिसमें गतिशीलता संभव नहीं, व्यक्ति की जाति जन्म से निर्धारित होती है। इसकी एक विशेषता ये भी है कि विवाह संबंध जाति में ही होते हैं। इसी तरह अन्य विशेषताएं भी हैं। अब औद्योगिकरण, नगरीकरण, प्रजातंत्र, विज्ञान आदि के प्रभाव के कारण जाति अनेक रूपों में परिवर्तित हो रही है। परंपरागत नियमों में शिथिलता आ रही है। आज शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति यदि उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो उसके परिवार की स्थिति भी उच्च हो जाती है, और उच्च परिस्थिति वाले परिवार कालांतर में वर्ग विशेष के सदस्य बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक संघ आदि की व्यवसाय के आधार पर बन जाते हैं, जो वर्गों की विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। लेकिन इस प्रकार वर्गों के बनने के उपरांत भी वे जाति व्यवस्था का स्थापन नहीं हो सकते हैं। जाति व्यवस्था स्तरीकरण का सशक्त आधार है और इसीलिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय समाज में ही हमें दिखाई देती है। जाति व्यवस्था के परिवर्तन के बारे में समाजशास्त्रियों ने अपनी अलग अलग विचारधाराएं भी दी हैं। अब हम इन विचारधाराओं के बारे में जानेंगे कि उन्होंने क्या विचार प्रस्तुत किए। जैसे कि D.N. मजूमदार हैं। D.N. मजूमदार ने कहा था कि जाति व्यवस्था में जातियों में परस्पर सम्मिश्रण और विखंडन, जनजातियों के साथ आत्मसातकरण के कारण भी इसमें परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है, ऐसा मजूमदार का मानना था। कुप्पुस्वामी ने मद्रास के छात्रों के अध्ययन में पाया कि एक बड़े अनुपात में छात्रों ने बताया कि जाति व्यवस्था असहनीय है और वे इसे पूर्ण तरीके से समाप्त कर देना चाहते हैं। काली प्रसाद कहते हैं कि सांप्रदायिक तनाव पर किए गए अपने अध्ययन में अंतर्जातीय संबंधों के संबंध में उन्होंने पाया कि 90% उच्च जाति के लोगों को निम्न जाति के लोगों के साथ भोजन करने में कोई आपत्ति नहीं है। इन्होंने अपने दूसरे अध्ययन, जो कि उन्होंने 1954 में किया था, उसमें उन्होंने पाया कि विभिन्न जातियों की पारस्परिक दूरियां तेज़ी से समाप्त हो रही हैं। गार्डनर मर्फी के शब्दों में भारत में यूनेस्को द्वारा कराए गए 1950 और 52 के सामाजिक तनावों के अध्ययन के निष्कर्षों में उन्होंने पाया कि अब लोग जाति व्यवस्था के प्रतिबंधों का विरोध करने लगे हैं। मैक्स वेबर कहते हैं कि सभी जातियों के संबंध कमज़ोर पड़ गए हैं और बुद्धिजीवी विशिष्ट राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। राधाकमल मुखर्जी कहते हैं कि जाति परिवर्तन की गत्यात्मकता के आर्थिक और सामाजिक दो पक्ष, और आर्थिक पक्ष जाति के व्यावसायिक विशेषीकरण से संबंधित है और सामाजिक पक्ष उच्च जातियों की कुप्रथाओं
को अपनाने और अपवित्रता वाले व्यवसायों को छोड़ने से संबंधित है। इन दोनों ही क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहे हैं और ये दोनों ही परिवर्तन जाति व्यवस्था के परिवर्तन को पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। एम.एन. श्रीनिवासन ने कहा कि जातियों के पारिवारिक अधिकार और कर्तव्य समाप्त हो रहे हैं। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण जाति व्यवस्था में परिवर्तन ला रहे हैं और व्यक्ति की निष्ठा गांव के स्थान पर जाति के प्रति बहुत बढ़ रही है। इसके संबंध में ए.जे. मिलर ने कहा कि पहले अंतरजातीय संबंधों में परंपराओं द्वारा निर्धारित स्पष्ट अधिकार और कर्तव्य, सत्ता और अधीनता पाई जाती थी, लेकिन आज गांव की आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण अंतरजातीय संबंधों के प्रतिमान बदल गए हैं। निम्न जातियों द्वारा सामाजिक स्तर में ऊंचा उठने के प्रयास के कारण ग्रामीण संरचना में अंतरजातीय संघर्ष पैदा हो रहे हैं। जाति व्यवस्था का दूसरा मत है कि जाति व्यवस्था मंद गति से परिवर्तित हो रही है। इसके संबंध में भी कुछ विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, जैसे कि आई.पी. देसाई और दामले। इन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था के लक्षणों में परिवर्तन की मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि समझी जाती है। इन परिवर्तनों ने जाति व्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं को समग्र रूप से प्रभावित नहीं किया है। मार्क्स कहते हैं इसके संबंध में कि उपनिवेशवाद ने भारत में तकनीकी और आर्थिक परिवर्तनों की नींव स्थापित की थी, जो जाति के आनुवंशिक श्रम विभाजन की व्यवस्था को बदल देंगे, जिस पर जाति व्यवस्था आधारित है, या जातिगत व्यवसाय में परिवर्तन आएगा। वेबर ने कहा था कि जाति व्यवस्था भारत में पूंजीवाद के विकास में बाधा रही है और भविष्य में भी इसकी उन्नति में जाति बाधा रहेगी। हैरोल्ड गुल्ड ने कहा था कि जाति व्यवस्था पर औद्योगिकरण का प्रभाव वेबर के अनुमान से कहीं अधिक पड़ा है, परंतु जाति की उत्पत्ति और समाप्ति उतनी नहीं हुई है जितना मार्क्स का अनुमान था। जी.एस. घुरिये ने कहा कि आज जाति व्यक्ति के व्यवसाय को सख्ती से निर्धारित नहीं करती, लेकिन कोई विवाह कहाँ करेगा उसके क्षेत्र का निर्धारण आज भी यह उसी पुरानी कठोरता के साथ निश्चित करती है। अभी तक व्यक्ति को विवाह और मृत्यु जैसे जीवन के संकट में समय पर सहायता के लिए अपनी जाति पर ही निर्भर रहना पड़ा था। हालांकि जाति सब अब न्याय प्रदान करने वाली इकाई नहीं है, फिर भी इसकी पकड़ अपने सदस्यों पर समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि वे आज भी जाति के अभिमत विचारों से नियंत्रित होते हैं। इन्होंने कहा था कि इस व्यवस्था की कार्यशक्ति आज भी सामाजिक जीवन में उतनी ही प्रबल है जितनी हमेशा रही है। इसके संबंध में नर्मदेश्वर प्रसाद कहते हैं कि जाति से संबंधित संस्कारों और विचारधारा में परिवर्तन हो रहे हैं, फिर भी जाति व्यवस्था आज भी पहले की तरह महत्वपूर्ण है। जाति व्यवस्था के अंदर तो परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन इसके बाहर परिवर्तन नहीं हुए हैं। के.एम. कापाडिया ने जाति के परिवर्तन के अध्ययन में 4 महत्वपूर्ण लक्षण बताए। जाति पंचायत सहभोज पर निषेध, धार्मिक पवित्रता, अंतर्विवाह का अध्ययन किया। इन्होंने अध्ययन में पाया कि 1860 और 1910 के दशकों में जाति पंचायतें बहुत शक्तिशाली थी, परंतु 1960 के दशक में वे सदस्यों के व्यवहारों और विचारों को नियंत्रित तो कर रही थी, परंतु किसी सदस्य को जाति से बहिष्कृत करने का अधिकार और शक्ति कानून के कारण खो चुकी थी। सहभोज संबंधी निषेध 1960 के दशक में गांवों में भी कम हो गए थे, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से ये निषेध शहरों में भी समाप्त नहीं हुए थे। धार्मिक पवित्रता के संबंध में देखा गया कि 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों तक पवित्रता संबंधी लक्षण का पालन करना अनिवार्य था। आज भी इस नियम का गांवों और नगर क्षेत्रों के कुछ उच्च जाति के परिवारों में पालन किया जाता था, लेकिन अब ये नियम समाप्त से हो गए हैं। इन्होंने कहा था कि जाति के अंतर्विवाह संबंधी नियमों में परिवर्तन पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। अंतरजातीय विवाहों में वृद्धि तो हुई है, लेकिन दूसरी ओर जाति में अंतर्विवाह संबंधी स्थायित्व के प्रमाण भी विद्यमान हैं। ड्यूमोंट ने जाति व्यवस्था को आजकल क्या होता जा रहा है, इस प्रश्न का विवेचन किया। इनकी मान्यता है कि जाति समाज के संपूर्ण ढांचे में परिवर्तन नहीं हुआ है, समाज में परिवर्तन हुआ है, न कि जाति में। जो परिवर्तन हुए मात्र ये कि जातियों के बीच जो परंपरागत अन्योन्य आश्रितता थी, मतलब एक दूसरे पर निर्भरता, एक दूसरे पर आश्रित होना था, उसका स्थान सार्वभौमिक अवैध गुटों जो आत्मनिर्भर एवं एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में हैं, उन्होंने ले लिया है। आंद्रे बेतई ने 1977 में
अपने जाति व्यवस्था की 4 विशेषताओं में परिवर्तन पर प्रकाश डाला। संरचनात्मक दूरी, जीवन शैली, सहभोज संबंध और अंतर्विवाह। संरचनात्मक दूरी एक उपजाति की विभिन्न उपजातियों में घटी है, 2 उपजातियों या उनकी उपजातियों के बीच। दूसरा, जीवन शैलियों में भी परिवर्तन आए हैं जो विशेष जातियों की परंपरागत व्यवस्था में विशिष्ट थे। स्वभोजित इकाई की परिभाषा जाति संबंधन के आधार पर कठोरता से की जाती थी। हाल ही के दशकों में इन इकाइयों का धीरे धीरे विस्तार हुआ है। आज ब्राह्मण पवित्र शूद्रों के साथ भोजन कर रहे हैं, परंतु सामान्यतः अपवित्र जातियों के सदस्यों के साथ नहीं करते हैं। अंतर्विवाह की इकाई में भी कुछ सीमा तक विस्तार हुआ है या अंतर्जातीय विवाह भी होने लगे हैं। आंद्रे बेतई ने यह भी स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की कृषक जातियों में ऐसे परिवर्तन कम ही मिलते हैं और उनमें समरूपता काफ़ी स्थिर है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था में नगरों और महानगरों में परिवर्तन अधिक हो रहे हैं और गांवों में परिवर्तन कम हो रहे हैं। जाति व्यवस्था में आंतरिक परिवर्तन अधिक हो रहे हैं जबकि बाहरी परिवर्तन कम हो रहे हैं। जाति और उसकी उपजातियों में परस्पर दूरियां घट रही हैं। व्यवसाय के लक्षणों में परिवर्तन अन्य लक्षणों की तुलना में अधिक तेजी से हो रहे हैं। जाति पंचायत के दंड विधान जैसे जाति से बहिष्कृत करना कमज़ोर पड़ रहे हैं। खान पान और सहभोज के प्रतिबंधों में शिथिलता आ रही है। पवित्रता और अपवित्रता में कमी आई है। सभी क्षेत्रों में अभी मनोवैज्ञानिक स्तर पर परिवर्तन होना शेष रहा है। विवाह संबंधी निषेधों में परिवर्तन स्पष्ट नहीं हुए हैं। जाति प्रथा जातिवाद को बढ़ावा दे रही है और जाति व्यवस्था में साल दर साल परिवर्तन गति में तेजी आ रही है।